वेलकम टू फेयर मीडिया। आज आपसे शेयर करेंगे जो टॉपिक है इंडियन जुडिशरी। ये इंडियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट और स्टेट्स के हाई कोर्ट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं और अवाम के बारे में कौन से केसेस में किस तरीके का मामला चलता है और कोलिजियम कैसे लोगों को प्रमोट करती है, एलिवेट करती है, उसके ऊपर बात तो चलना ही है। वो इसलिए चलना है कि कौन से लोग पीछे के दरवाजे से जो सामने का भी दरवाजा क्यों ना हो उसमें कौन रहते हैं और कौन इसको प्रमोट करते हैं, वो तो एक अलग मुद्दा होता है। हो सकता है इससे पहले के पुराने वीडियोस में भी हम उसका जिक्र करे हैं, लेकिन यहाँ आज एक 3 केसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप खुद इन केसों के बारे में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बेंच और कौन सा इश्यू में ये बेंचेस, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या हाई कोर्ट के जजेस हो, कहाँ तक वो लोग वफादारी, ईमानदारी, लॉजिक, रीजन, एविडेंस, ग्राउंड्स के ऊपर काम करते हैं या फिर प्रधानमंत्री के साथ मिलकर घंटी बजाते हैं या किसी मंदिर में या घर के पास ही मंदिर बनाते हैं। वो उसी का वैसे लोग वैसे जुडिशरी में भी आके वैसे लोग भी गए हैं और अपना रिटायरमेंट होने के बाद गवर्नर्स भी बने हैं और राज्यसभा मेंबर्स भी बने हैं और दूसरे और कमाई का जरिया भी बन गए हैं। और वो लोग के कार्यकाल में जो अग्रीमेंट्स हिडन तरीके से और जो सत्ता में जो लोग हैं वो लोगों से, चाहे वो लोग डराने से हो या डर के हो या फिर ब्राइबरी के वास्ते हो या फिर बेनिफिट्स के वास्ते हो या फिर किसी भी तरीके से हो, या अगर इसके बारे में भी बोलते हैं तो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया देखी है कि घर में नोटों के कट्टों के साथ, बंडलों के साथ जो जस्टिस मिला है वो जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा है कि एक्स के नाम से पिटीशन देकर चैलेंज करता है। तो फिर इस हिंदुस्तान में क्या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आंख मूंछ कर जो ताकतवर, जो बलवान, जो सत्ता को संभालते हैं वो लोग की बात सुनती हैं और क्या वो लोग से डरते हैं? ऐसा तो अनुमान हमको आता ही है। वो इसलिए आता है क्योंकि जो केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या हाई कोर्ट के जजेस हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितना इन्फ्लुएंस करते हैं और उसका पैरामीटर्स क्या है और उसका असेसमेंट क्या है, अगर उसके बारे में देखते हैं तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एक दुनिया का मामला इसको परखता है और दुनिया के जुडिशियल सिस्टम को और फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी इन द रेस्पेक्ट टू स्टेट्स में, कंट्रीज में, वो उसके बारे में कुछ पैरामीटर्स है। ये पैरामीटर्स के बारे में आपसे शेयर करेंगे। फर्स्ट, यहाँ पर देखने को मिलता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कितना है, यानी सत्ता को संभालने वाले लोगों का इंटरफेरेंस कितना है। फर्स्ट पॉइंट ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वो लोग का मामला सत्ता के गलियारों से जुड़कर तारें वहीं निकलती हैं जो हमने गुज़िश्ता 10 साल से, खासकर 2014 से हमको देखने को मिलता है। और सेकंड पॉइंट है करप्शन। इस करप्शन के बारे में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली एंटी करप्शन ब्यूरो हो, सीबीआई हो या फिर वो लोग को पकड़ने की हिम्मत तो क्या, वो जो नोटों के कट्टों के साथ, बंडल के साथ जो मिले हैं वहां भी कुछ हो नहीं सका। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी कमीशन को गठन किया था, उसको भी वो नोट के कट्टों वाला जज उनको खाली ट्रांसफर किया गया और वहां से भी वो काम कर रहे हैं और मोदी सरकार उनके ऊपर इम्पीचमेंट करने की तैयारी करते हैं। ये बात भी उनको अच्छे तरीके से पता है और सवालात जवाबात करते हैं। और ऐसे केस में भी सुप्रीम कोर्ट वैसे आदमी को, वैसे केसों को क्यों रजिस्टर करती है, ये सवाल आता है। ये सवाल के बारे में पूरी जुडिशरी के ऊपर ही आज बात ही कर देंगे। आखिर किस तरीके का मामला यहाँ पर सामने आता है, कौन से लोग वो उस सत्ता के सीटों पर बैठे हैं और ये इस जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात भी करते हैं क्योंकि एनवी
रमणा के जब से भी हम देख रहे हैं और उससे पहले के चीफ जस्टिस जितने भी गुजरे हैं आज तक वो लोगों के हिस्ट्रियां सब देखते हैं, क्योंकि कोई जनता हिंदुस्तान की आंख बंद कर नहीं होते कोई भी। और लाखों तादाद में जो फ्रैटर्निटी है, एडवोकेट फ्रैटर्निटी, वो भी जिंदा है और वो भी देखते हैं, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाते। इसलिए तो ये मनमानी चलती है। ये जुडिशरी को भी एक दीमक लग गई है और दीमक के तरीके का उसका सुझाव या फिर उसको कैसा बचाया जाए, ये भी तो मामला देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। और थर्ड है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इस मुल्क में कहाँ तक हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स काम करते हैं और अवाम के फंडामेंटल राइट्स को कहाँ तक ये लोग अगर केसेस कोर्ट को जाने के बाद वो वहाँ के लोगों को न्याय कब तक मिलता है, इंस्टेंट न्याय दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसके ऊपर भी ये असेसमेंट हो रहा है और असेसमेंट होता है। ये इसके बाद में गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी भी इसमें आती है। गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी के बारे में देखें तो अगर ये 10 साल 11 साल के मामले में अगर ना ही हम बात करें तो अच्छा है, क्योंकि हमने देखा 10 साल में जो जजेस किस तरीके का रिकॉर्ड बनाकर कौन से केसेस में कौन से इश्यूज को जो पूरी दुनिया देखी और वैसे चीजों में वो लोग के आंख में मट्ठी ढोसकर और उस जजमेंट को, वो सच्चाई को बदल कर कितने किए हैं ऐसे मामले और कितने चीजों को देखने को मिलता है। उसके ऊपर गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, क्या की है, उसके ऊपर भी पता है गुज़िश्ता 30 या 40 साल से लेकर आज तक भी। उसके बाद में रेगुलेटरी एनफोर्समेंट क्या हो सकता है जुडिशरी के ऊपर। ये ऐसा जो करप्शन, ये जो नोटों के कट्टे के साथ जो मिला, उसके ऊपर गवर्नमेंट इम्पीचमेंट क्या कर सकती है, क्योंकि ये प्रमोट करे सो कौन है और वो लोग के ऊपर क्या मिशनरी है इस हिंदुस्तान में जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस। तो फिर जिसमें पॉलिटिकल पावर जिसके पास होता है, जिसके पास एमपी सीट्स ज्यादा होएंगे, ज्यादा आएंगे, वो ही पार्टी सत्ता संभालती है। तो फिर डायरेक्टली माने या इनडायरेक्टली माने जुडिशरी कंप्लीटली वो लोग के इन्फ्लुएंस में होती है। और सिविल जस्टिस कहाँ है और क्रिमिनल जस्टिस कहाँ की बात आती है, इसके बारे में तो बात सुनना और बात करना आज तो बिल्कुल ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 3 केसेस यहाँ आपके सामने मैं यहाँ पर आपके सामने पेश करता हूँ। 3 केसेस में एक तो केस इम्पॉर्टेंट केस है। आपको दिल्ली में ये जो कुत्ते, जो गली के कुत्ते जिसको कह सकते हैं स्ट्रे डॉग्स, और वैसे कुत्तों की वजह से लोग, बूढ़े और बच्चे और पासरबाइज जो चलते हैं, वैसे लोगों को कतरने से लोगों को इनजस्टिस होता है। ऐसा मामला, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस संभाले हैं, तो उसके संज्ञा ले लिए हैं। वो इसलिए लिए हैं कि एक 6 साल की बच्ची को एक कुत्ता काटने से वो बच्ची की मौत हो गई। हम ये नहीं कहते हैं कि वो केस को नहीं लेना था, हम ये कहते हैं कि कुत्तों के केस को लेने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर या फिर म्युनिसिपल मेयर भी अगर है तो फिर वो किस काम के लिए है, हम सीधा सवाल यही करते हैं। और वहाँ की दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या काम कर रहा है, वो लोग को क्यों नहीं बुला सके, और वो केस कैसा लिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में उसके ऊपर एक न्यूज आर्टिकल पब्लिश होने के बाद में उसको कॉग्निजेंस में लिया है और वो लेकर उसको सुमोटो केस दर्ज किया है। तो फिर सुमोटो केस के बारे में दर्ज करके वहां पर उस रिमार्क्स को बनाकर, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवाई साहब के लिए पेश किया है। वो आइंदा क्या एक्शन लेने वाले हैं और क्या होगा दिल्ली के कुत्तों के ऊपर जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं।
तो फिर इंसानी शक्ल में जो कुत्ते काटते हैं हिंदुस्तान में, और वैसे कुत्तों के लिए क्या ये इंडियन जुडिशरी, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर उस ओहदे पे जो लोग बैठे हैं, और वैसे लोग को क्या चाहिए था ऐसे केसेस को टेक अप करने में और जस्टिस डिलीवर करने में क्या चाहिए और किस तरीके का चाहिए। आइए देखते हैं। ये बात भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि प्रीवी काउंसिलों के जजमेंट्स को पढ़ने की ताकत ये लोग के पास नहीं होती, और हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद में जब से लेकर आज तक पढ़ने के लिए ये लोग के पास वक्त नहीं होता, क्योंकि ये लोग पढ़ना नहीं चाहते, जानकारी रखना नहीं चाहते, नॉलेज को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, लेकिन सीधा पीछे के दरवाजे से आकर चीफ जस्टिस हो। हम चीफ जस्टिस इस वक्त के दौर की बात हम नहीं करते हैं, और उस वक्त की बात करते हैं जो भी तरीके से इन्फ्लुएंस में आकर जजमेंट्स दिए हैं, उसका तो हवाला हम फिर दोबारा कभी फिर दूसरे वीडियो में, तो कौन से जजमेंट्स में कौन कौन किस तरीके का दिया है उसके बारे में तो हम डिटेल बात करेंगे ही। और इस लेवल के हिसाब से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स असेसमेंट में हिंदुस्तान का रैंक 79 है, 79 रैंक है। ये फिर ईमानदारों का देश है और ये मेहनत कशों का देश है, और यहाँ पर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, और उनसे मीडिया सवाल ये पूछती है कि आप थकते क्यों नहीं हो। ऐसे मामले में इस अवाम का मामला बदकिस्मत समझ सकते हैं वो, इसलिए कि ऐसे लोगों को चुनना और सत्ता तक पहुंचाना, तो फिर इसमें कौन गलत है कौन सच है इसकी बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इस सीट पे बैठने वालों के लिए साउंड नॉलेज सब्जेक्ट चाहिए। सौों के हिस्ट्री में केसेस जो ऑलरेडी बुक होके हैं और जो जजमेंट्स आए हैं वो लोग नहीं पढ़ सकते, वो इसलिए हम डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि अगर कुत्ते दीवाने कुत्ते हो या फिर स्ट्रे डॉग्स हो, अगर बच्चियों को या फिर बूढ़े लोगों को अगर आने जाने वालों को काटते हैं, तो फिर ये इसके ऊपर सुमोटो केस लेकर इतना वक्त देकर अगर वो बेंच अगर इसके ऊपर सुनवाई करती है, और ऊपर से फिर सीजेआई को भी इसका रिमार्क्स देते हैं आइंदा फर्दर ऑर्डर्स के लिए, तो फिर यहाँ पर नॉलेज का तो मामला गया। तो दूसरा पावर, क्या ये जो सीट पर बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो या हाई कोर्ट के जस्टिस हो, वो लोग को इल्म नहीं है कि वो सीट को कितना पावर है और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उसका इल्म तक ये लोग को नहीं होता। अगर होता तो फिर ऐसा मामला नहीं होता। वो बात भी हम ये एक केस से, ये दीवाने कुत्तों की केस के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में जो दीवाने कुत्ते इंसानी शक्ल में बनकर फिर के लोगों को ख़त्म करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, और हर तरीके का जितना भी करना है नए नए तरीके निकालते हैं और नए नए तरीक़ों से काम करते हैं। कभी नमाज कोई पढ़ता है तो उसको जूते से पीछे से मारते हैं, तो मस्जिदें गिरा देते हैं, और मुसलमान के लिबास के ऊपर जोक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और वैसे लोगों को बांग्लादेशी कहते हैं, और वैसे लोगों को पाकिस्तानी कहते हैं, और वैसे लोग को टेररिस्ट कहते हैं, और वैसे लोग को क्या कहते हैं। अगर किसी तरीके से भी अगर बात करते हैं, तो फिर ये जजेस जो सीट पे बैठे हुए हैं वो लोग को तो उनका पावर इल्म में नहीं है। अगर इल्म में होता तो फिर वो लोग को किस तरीके से काम करना, किस तरीके से करना, उसका इल्म होता था। रही बात तीसरी, अगर नॉलेज है और सीट के पावर के बारे में भी पता है, तो फिर उसको एग्जीक्यूट करने में और उसको काम करने में 100% ऑर्डर्स इश्यू करने में भी तकलीफ होना, या फिर उसको बेर कर सकना और कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करना, ये कितनों को होता है। ऐसी बात भी उनको हिम्मत से काम करना चाहिए। वो बात अगर आती है तो फिर जस्टिस लोया की बात भी हम करते हैं बराबर।
जस्टिस लोया का मामला भी उसी तरीके से हो सकता है। कई वीडियोस में भी उसका मामला, वो जो इंसिडेंट था या फिर एक्सीडेंट था या फिर जाना माना या बनाया गया प्लान था, उसके बारे में तो जजमेंट्स आ गए हैं और गवर्नमेंट भी अपना मामला दिया है। लेकिन उसके ऊपर अभी भी अगर हिम्मत से काम करे तो क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वैसा मामले को भी उन लोग जो सीट पे बैठ के बैठते हैं और जो जस्टिस को डिलीवर करना है, जो केस को ट्राई करते हैं बेंच पर, वो लोग को इतना सब सोच कर आना पड़ता है। और उसके बाद वो जो सीट मिलती है वो जस्टिस वो ईमानदारी से निभाने के लिए वो सीट दी जाती है, ना ही अपने फायदे के लिए, ना ही सत्ता के चाटुकारों से ताल्लुक रखना और अपना फायदा देखना, अपनी जिंदगी देखना, अपने बच्चों को देखना, अपना देखना वाला तो कोई ईमानदारी इसी में हो ही नहीं सकता। तो फिर ये पैरामीटर्स अगर देखते हैं तो इंटरनेशनल सतह पे के जो पैरामीटर्स में 79 रैंक अगर आया है तो फिर ये ऐसे लोगों के तरफ से ही ये बात आती है। तो फिर यहाँ पर दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पर ये एक दीवाने कुत्तों के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, एक और केस देखते हैं जो कल भी सुनवाई हुई थी और आज भी फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और उस सुनवाई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी बात पर अड़ा हुआ है और उस बात पे अड़ कर क्या कहता है, क्या आर्गुमेंट है इसके ऊपर, जो वहाँ के उस बेंच को जो संभाले हैं और उसके ऊपर जो बात करे हैं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची। और ये दो आदमी का बेंच इस बिहार के इलेक्शन में जो डिलीशन हो या फिर SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये केस को देखकर इसमें से 65 लाख लोगों का नाम इसमें से खारिज कर दिया गया। और इस खारिज के ऊपर सवालात उठने के बाद पूरे पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से कपिल सिब्बल और दूसरे भी कंप्लीटली टीम्स अलग तरीके से इस केस के ऊपर सुनवाई हुई है। और इस सुनवाई में जो इंटरेस्टिंग बात ये साबित होती है कि के वेणुगोपाल और द्विवेदी ये सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स है सुप्रीम कोर्ट में, और ये लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से ये लोग अपना भी वर्शन पेश किए हैं। ये लोग का वर्शन ये है कि आप लोग, यानी वहाँ खिताब करते हुए जस्टिस भी ये सवाल उठाए हैं कि आप लोग को यहाँ पर 1 अगस्त के दिन जो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ वोटर रोल्स जो होते हैं, वो वोटर रोल्स को इस साल के जनवरी में जो पब्लिश हुए थे और जिसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जो 11 डॉक्यूमेंट्स को उसको पेश करने के बाद हो या फिर उस दौरान हो, 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से खारिज किए गए हैं। तो फिर ये खारिज करने का कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितने होते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बिहार में है। और ये 65 लाख अगर डिवाइड करते हैं MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो फिर 56,739 वोट्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इम्पैक्ट अपना जमा सकते हैं, यानी इधर के उधर होते हैं, उधर के इधर होते हैं। यहाँ पर एक नया प्लेयर जन स्वराज पार्टी का भी आकर है, तो फिर यहाँ पर 20-25 साल से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी चलता है। तो फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से ही, यहाँ पर बीजेपी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ही और इस वोटर लिस्ट के ऊपर ही पूरा भरोसा रखकर जीतने की पूरी कोशिश करती है। तो फिर चीफ जस्टिस इस आर्गुमेंट के सुनवाई के दौरान ये कहा है कि के वेणुगोपाल और द्विवेदी ने सवाल उठाया कि कपिल सिब्बल को
10 से 12 लोग जो मर गए हैं, जो लोग डेड हैं, वो लोग को जिंदा पकड़ के लाकर पेश कीजिए तो हम मानेंगे कि ये वोटर लिस्ट जो बनने जा रही है ये ड्राफ्ट गलत है। हम जब मानेंगे तो ये सवाल उठाया और उसके ऊपर चीफ वहां के उस बेंच के जस्टिस भी उसके ऊपर सवाल करें। ये तो सिर्फ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, इसके ऊपर इसको देखने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। ये तो सिंपल ड्राफ्ट की बात ही है। और उसके बाद में ये बात भी आ गई है सामने के 1 महीना टाइम और रहेगा, जो लोग के नाम मिसिंग है या फिर डिस्प्लेसमेंट हुए हैं या फिर डबल एंट्री है या फिर गलत इस्तेमाल किया गया है, अगर वैसा होता तो फिर आपकी लिस्ट दे दीजिए। ऐसा सवाल किन ये लायरों से पूछा गया, ये एडवोकेट्स पिटिशनर्स के तरफ से जो आर्गुमेंट पेश किए थे वो लोग से पूछा गया। तो आज के आर्गुमेंट में कपिल सिब्बाल ने भी बड़ा तगड़ा जवाब दिया है कि आपके पास यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास डेड लोगों की लिस्ट दीजिए। तो फिर वो उन्होंने डेड लिस्ट या फिर डबल एंट्री वोटर्स हो या फिर दूसरे तरीके से माइग्रेंट नॉट अवेलेबल लिस्ट हो, जो डिलीशन और एडिशन की बात उन्होंने वेबसाइट में है, आपने देख सकते हैं, आप देख लो बोल के जवाब दे दिया। लेकिन फिर भी ये बात पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को पूरे सेट्स यानी डिलीशन लिस्ट और एडिशन जो उसमें ऐड करते हैं, वैसे एडिशन लिस्ट और डबल एंट्री और डेड पीपल लिस्ट पूरे के पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को देने की बात भी कही है। तो फिर ये मामला इस बेंच इसको सुन रहा है और इसके ऊपर जजमेंट के लिए यानी ये 1 अगस्त के दिन इसका मसला पब्लिक हो जाती है वो इलेक्टोरल रोल, लेकिन उसमें 65 लाख वोटरों के नाम ड्रॉप हो गए हैं। तो फिर इसके ड्रॉपिंग पे यहाँ सिंपल पॉइंट ये लोग का मंशा और मामला पिटिशनर्स ये था कि 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ 3 और डॉक्यूमेंट्स को ऐड करने के लिए कंसीडर, ये लैंग्वेज सुनिए, ये लैंग्वेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बेंच के एक जज ने कंसीडर कीजिए, फिर एक बार दोहरा रहा हूं, कंसीडर कीजिए यानी सुप्रीम कोर्ट का जज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंसीडर कीजिए यानी अका हमें कंसीडर कीजिए, हमारी बात को, ये वोटर आईडी हो या फिर आधार कार्ड हो या फिर रेशन कार्ड हो, इन 3 चीजों को कंसीडर कीजिए, ये ऐसी बात कही है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि हम 11 डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया, 99% पूरा का पूरा सर्वे हो गया और सबके वोट्स किसी का भी ड्रॉप नहीं किया। लेकिन ऑफिशियली कितने लोगों की लिस्ट में ये लोग मरे हुए लोग की बात करते हैं और ये मरे हुए लोग कितनों की बात करते हैं, 22 लाख लोग इसमें डेड पीपल का आंकड़ा बताया गया है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार इलेक्शन में 22 लाख लोग मर गए हैं। तो फिर ये यहाँ पर कौन सी मिशनरी कितनी मिशनरी को इसमें एंगेज किया था उसका तो डिटेल्स है, लेकिन किस तरीके का बर्ताव, किस तरीके का डिलीशन कर दिया गया है, डेड 22 लाख इसके लिए पिटिशनर्स ने पूछा था। तो फिर उन्हें दे सकते थे लेकिन दिया नहीं, वो लोग को ढूंढने का काम लगा दिया। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ इटसेल्फ शिफ्टेड फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू द पिटिशनर्स टू वेरीफाई द वेरासिटी ऑफ द वोटर्स, ये बात आ गई है। तो फिर यहाँ फिर पल्ला पलट जाता है। पलट कर कपिल सिब्बाल भी पूछते हैं कि वोटर लिस्ट में जो डेड लिस्ट और दूसरी लिस्ट भी है, इसमें ये ट्वाइस रजिस्टर यानी डबल एंट्री जिसके है फेक आईडी के साथ हो या फेक आईडी का इल्जाम तो यहाँ नहीं लगाया इलेक्शन कमीशन तो बताया कि ट्वाइस डबल एंट्री, 2 एंट्री यानी एक मुकाम में एक जगह और दूसरे मुकाम में दूसरी जगह। ये बात में यहाँ पर 7 लाख वोट की बात आई है। तो फिर ये 22 लाख
और ये 7 लाख यहाँ पर तो 29 लाख हो गए। ये 29 लाख किधर है और 65 लाख का बात किधर आती है? तो फिर इसके ऊपर यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर सुनवाई कर रहा है। तो यहाँ पर आज का मामला ये हुआ, लेकिन नेक्स्ट हियरिंग 12 और 13 तारीख को होगी। ये तो आश्वासन इस बेंच ने दिया है, वो इस तरीके का आश्वासन है कि अगर 1 तारीख के बाद में जो ये इलेक्टोरल रोल्स का पब्लिकेशन होता है, पब्लिक में आ जाता है, तो फिर उसके बाद में अगर इस वोटर लिस्ट में कई लाखों के जो 65 लाख का नाम आता है, डिजिट आता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज और पिटिशनर्स का अनुमान से हटकर ये बात सही भी हो सकती है। वो इसलिए कि वहाँ का गठबंधन बीजेपी और नीतीश कुमार का किसी भी हाल जीतने के लिए तो फेस बनाता है, लेकिन बीजेपी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाकर उस सत्ता को संभालना और नेक्स्ट इलेक्शंस, नेक्स्ट आने वाले सालों में, चाहे अब वेस्ट बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो या फिर कौन सा भी इलेक्शन आएगा, तो फिर उसमें जीत कर बताएंगे। और जो इसका एनडीए अलायंस में है, वो लोग भी अपना सर उठा के सवाल जवाब नहीं करना, इसीलिए बिहार का इलेक्शन करना चाहते हैं। तो फिर ये आंकड़े के हिसाब से 65, यहाँ पर 29 लाख का हिसाब आ रहा है। 65 लाख में इतने 36 लाख के वोट्स का कमी पेशी आती है, तो फिर यहाँ पर ये जरूर इतने 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट तो 100% होता है। तो फिर इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अटक गया है या फिर कौन अटके हैं इसका पता तो ये 1 के बाद में कितना मामला सादा सीधा होता है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या भारत सरकार हो, अपने तरफ से फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तो बात करते हैं। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने की बात करती है, लेकिन ये लोग को तो इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही रद्द करने का सोचते हैं और कौन सा राष्ट्र बनाने की ताकत रखते हैं, कौन सी हिम्मत करते हैं। इनके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, और वो पूरे ऑलरेडी अपने इन्फ्लुएंस में तकरीबन कर लिए हैं। अगर कुछ बचा कचा है, कुछ लोग बचे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों में, तो फिर वो लोग का भी मामला डावाडोल होता है और वो लोग कहाँ तक अपनी नौकरी के बाद में सही ढंग से, सही तरीके से रिटायर होते हैं और अपनी बची कची जिंदगी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ हंसी खुशी गुजारते हैं, इसकी तो गारंटी नहीं हो सकती है। तो शायद इसके वास्ते ये मामला आया है वहाँ पर। ये दूसरा केस है। तीसरा केस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, ये तो 2010 से आज तक चलते हुए आ रहा है। लास्ट इस साल के मार्च के महीने में वहाँ एक्चुअली बैकग्राउंड ऑफ द केस इज ममता बनर्जी की सरकार 71 कैस्ट्स को, खासकर यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं, 71 कैस्ट्स को खासकर बोलना भी चाहते हैं, मुस्लिम कैस्ट्स को ओबीसी के लिस्ट में ऐड करने के लिए वहाँ एक लिस्ट बनाई थी वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी की सरकार। तो उसके ऊपर हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है और ऑर्डर देकर ये कहा है कि इसमें जात देखकर, यानी मुस्लिम कौम को देखकर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इसीलिए ये रिजर्वेशन और ओबीसी के लिस्टिंग में ये लोग को देना नहीं हो सकता बोलकर ये बात कहकर उस जजमेंट देने की वजह से वेस्ट बंगाल की सरकार फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो था, जो जिस तरीके से बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर फिर दोबारा से फिर उसको रिव्यू करके पूरा चेंज करके सुप्रीम कोर्ट में फिर केस फाइल करने से, रिव्यू पिटीशन फाइल करने से कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवाई उसके ऊपर स्टे लगा दिया है हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीटली एरोनियस माना गया। एरोनियस जजमेंट इज एरोनियस, ये गलत जजमेंट है ऐसी बात, और इस जजमेंट में गलतियां हैं
और एरर्स है, ऐसा प्रेमा फेसी देखने को मिला है। यानी इनिशियल स्टेज में जो फाइंडिंग्स होते हैं उस फाइंडिंग्स को प्रेमा फेसी कहते हैं। तो वो जजमेंट हाई कोर्ट के जजमेंट में जस्टिस गवाई उनका बेंच इसको ट्राई कर रहा है इस केस को, तो फिर उन्होंने उसके ऊपर स्टे लगा दी है। तो फिर ये केस कहाँ तक जाता है, किस तरीके से जाता है। और वहाँ के 71 ओबीसी का मुद्दा वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है, और इसके काउंटर के लिए हो या फिर कुछ भी माने, हिंदुस्तान में मुसलमानों को वहाँ असम की सरकार हेमंत बिस्वा शर्मा भी वहाँ बांग्लादेशियों के नाम पर या फिर और डाउटफुल वोटर्स के नाम पर वहाँ के लोगों को बेघरे इविक्शन कर रहे हैं, इविक्शन ऑर्डर्स दे रहे हैं, और पुलिस ज्यादती करके वो लोग के घर से बेदखल करने से वो लोग दूसरे तरफ और आसमान के नीचे चूल्हा जला रहे हैं, अपनी जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन वो लोग के पास भी पूरे डॉक्यूमेंट्स रहने के बाद भी ये मामला अगर ये लोग करते हैं तो इसका मामला तेलंगाना से भी जुड़ा हुआ है। ये बात भी आपसे शेयर करना ही चाहते हैं, वो इसलिए कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार में रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, और ओबीसी की बिल को ऑर्डिनेंस के शक्ल में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा को भेजा था। तो उन्होंने उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा, उसको ना ही मंजूरी दी और ना ही रिटर्न कुछ उसको अमेंड करके या फिर कुछ करेक्शन करके या फिर अपना कोई ओपिनियन उसको देकर नहीं किया, वो वहीं अटका हुआ है। तो फिर यहाँ रेवंत रेड्डी सरकार अपने पूरे मिशनरी के साथ दिल्ली जंतर मंतर के पास धरना करने का भी ऐलान कर दिया है, और यहाँ के एमएलएस को पूरा लेकर दिल्ली में वहाँ धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और यहाँ की एआईसीसी के इंचार्ज भी एक हफ्ते का दौरा वो भी अवाम में इस ओबीसी के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। तो फिर ये ओबीसी का मुद्दा और मुसलमान का मुद्दा यहाँ पर सेंट्रिक हो गया है। तो फिर इस सेंट्रिक मामले में मुसलमान ही आ रहा है, और यहाँ भी बीजेपी पार्टी भी यहाँ के प्रेसिडेंट हो या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम बंडी संजय कुमार हो या फिर यहाँ के बीजेपी चीफ हो, ये लोग का भी ये कहना है कि मुसलमान को यहाँ पर ओबीसी के लिस्ट में इसका जो रैंकिंग होती है बीसीई का रैंक आता है रिजर्वेशंस में, जिसका नाम ओबीसी कहा जाता है, उसमें जो कैस्ट है वो लोग को 4% दिया जाता है। तो फिर यहाँ ये 4% भी मुसलमानों को देना नहीं चाहिए, ऐसे नारे से ये तेलंगाना की सोसाइटी को वैसा तो नॉर्थ इंडिया में तो पोलराइज हो ही गया है, लेकिन कुछ हद तक कुछ पैकेट्स में डेमोक्रेटिक और सेकुलर फोर्सेस तो बचकर है, लेकिन जीतता तो सत्ताधारी होता है, और सत्ता जो संभालते हैं चाटुकारिता से जीते हैं और अपनी भलाई से ही जीते हैं और अपना फायदा ढूंढते हैं, और आपदा में अवसर या फिर अवसर में आपदा आगे वालों को फंसाकर ये काम करना तो इस सरकार का मामला है। तो फिर यहाँ भी ओबीसी का ही मुद्दा आया है। यहाँ पर लास्ट ईयर से लेकर इस साल तक भी देखने को ये मिलता है कि लास्ट टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कुछ केसों को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, वो इसलिए कि नॉट बिफोर मी भी बोल सकते हैं उस केस को सुनवाई से इनकार करने के भाषा में, नॉट बिफोर मी भी हो सकता है, या फिर अपना वक्त गुजार कर रिटायरमेंट वक्त तक देखकर उस मामले को अधूरा छोड़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट आने वाला फिर उसके ऊपर फिर शुरू से सुनवाई करता है, या फिर दूसरे से फिर मामला आता है, इसका तो पता नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग से इंडियन जुडिशरी चलती है। तो फिर यहाँ पर हमने कुत्तों की बात भी कही थी, और कुत्तों की बात से मॉब लिंचिंग केसेस हो या फिर मुसलमान के नाम पर कितने लोगों की हत्याएं तो एक तरफ है, और दूसरे तरफ नॉर्थ ईस्ट का जो मामला मणिपुर का चलता है, मणिपुर जल रहा है, और हर जगह भी मुसलमानों को हालांकि छत तक भी नमाज पढ़ने से रोका जाता है, यूपी मॉडल में देखते हैं। तो फिर
और महाराष्ट्र का मॉडल भी कुछ अलग से नहीं है। यहाँ जो भी मॉडल होता है और अपना रंग रूप उस वहाँ के हालात में ढलकर वहाँ के लोकल इश्यूज में घुसकर बनता है। और यहाँ पर भी तेलंगाना में भी हॉट टारगेट इस बार के इलेक्शन में, यानी इस बार माने अभी तो है नहीं इलेक्शन, 29 में जब तक आते हैं तो जब तक का ग्राउंड बनाते हैं तो फिर यहाँ पर भी ओबीसी के मुद्दे को लेकर और एंटी मुस्लिम वर्शन और हेट स्पीचेस का तो पूरी दुनिया में तो नाम पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पर इसका भी ये बात भी रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में कंप्लीटली एग्नेस्ट होने की वजह से 79th रैंक है। तो फिर हम ये बात यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि यहाँ इंडिया के कुछ इलाकों में कगार के ऊपर एंटी कगार डेमोन्स्ट्रेशंस इधर हैदराबाद में भी देखने को मिला और उधर आंध्र प्रदेश में भी कुछ डिस्ट्रिक्टों में भी देखने को मिलता है। लेकिन ऑपरेशन कगार के नाम पर जो अमित शाह का जो पेट प्रोग्राम है, जो अपने हिसाब से चलता है और चलाता है छत्तीसगढ़ के और झारखंड के और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जुड़े हुए कर्रे गुट्टा, जो एरिया में माओवादी का खात्मा 31 मार्च 2026 तक करना चाहते हैं और वो भी डिक्लेरेशन मास और पब्लिक डिक्लेरेशन करते हैं कि ऑपरेशन कगार में सबको मार दिए जाएंगे। अगर सरेंडर करते हैं तो करना चाहिए, अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर वो लोग को मौत का ही एक रास्ता बचता है। ऐसे ऑर्डर्स देकर पूरी पुलिस है। तो फिर अभी तक के 400 से ज्यादा लोग की मौत हो गई है और ये मामला भी साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल भी बताता है ये 400 के आसपास है। लेकिन एक अनऑफिशियल रिकॉर्ड से देखते हैं तो फिर 500 के करीब का आंकड़ा है। तो फिर क्या ये कोर्ट्स को कुत्तों के बारे में सुमोटो का केस जब लेकर उसके ऊपर ट्राई करते हैं तो फिर ये ऑपरेशन कगार के नाम पर जो भारत सरकार अब यहाँ नॉर्थ इंडिया के और मिडिल पार्ट ऑफ द इंडिया के ऊपर एनकाउंटर्स हो या फर्जी हो या नकली हो जाना जाते हैं तो फिर कितने हजार लोग मारे गए हैं। तो फिर उसको भी क्यों नहीं लिया, ये हमारा सवाल है और ये सवाल हम रखते हैं और ये सवाल को हम बार बार उठाते जाते हैं। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को क्या एक इंसान की जान कुत्तों से भी ज्यादा है या फिर उस केस को बच्ची के मौत से तो फिर वो वही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी बच्चों की भी मौत हो गई है तो फिर उसी को भी लेना चाहिए था सुमोटो केस। और इसके ऊपर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बुद्धिजीवी भी और पीस कमेटी और डायलॉग्स कमेटी जितने भी वो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो लोग भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी दरखास्त किया और राहुल गांधी को भी दरखास्त किया। लेकिन इस बारे में ना ही पार्लियामेंट में कोई बात करने वाला एमपी मिला, ना ही कोई चीफ मिनिस्टर मिला। लेकिन वहाँ पर जो जिनकी माओइस्टों के नाम पर मौतें होती हैं उस मौतों में ट्राइबल खासकर मारे जाते हैं और वहाँ के ट्राइबल वुमेन के ऊपर रेप्स और माइनर बच्चियों के ऊपर भी रेप होता है। तो फिर उसको सत्ता को वहाँ ये इसका प्रोग्राम को होम मिनिस्टर अमित शाह संभालते हैं ऑपरेशन कगार को। तो फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुमोटो केस लिया, ये सीधा सवाल हमारा है। तो फिर इसलिए सुमोटो का केस लेकर फौरी ऑपरेशन कगार को रोकना चाहिए और रोकने के लिए जितना भी आवाज जो भी उठा सकते हैं, जितने भी लोग उठा सकते हैं, उठाने की जरूरत है। ये हम आपसे शेयर करते हैं और आपसे भी अपील करते हैं। थैंक यू। फेयर मीडिया में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देखें। हर अपडेट के लिए घंटी आइकन चालू करें। हम वास्तविक और निष्पक्ष समाचार और राजनीतिक अपडेट प्रदान करते हैं।